Right. So we were discussing about the syringomyelia. Okay. In syringomyelia, obviously, I told you कि pathophysiology इसका होता क्या है, right? ये कैसे होता है syringomyelia? So now we will discuss about the clinical features. For example, if a patient comes to you with a syringomyelia, right? What clinical features you will see in that patient? For example, first of all, you need to understand कि ये जो है ये spinal cord का एक section है. Okay? It basically means it is a part of spinal cord, right? और ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द डोर्सल कॉलम. ओके, ये वाला जो एरिया है दिस इज़ कॉल्ड एज द डोर्सल हॉर्न. अंडरस्टूड. और ये वाला जो एरिया है दिस इज़ कॉल्ड एज द एंटीरियर हॉर्न. ओके, और यहाँ पे तो आपको पता है दिस इज़ द लेटरल कॉलम. फाइन. अच्छा, तो अब इसमें हमने समझना क्या है, लिसन वेरी केयरफुली. मैंने कहा कि यहाँ पे क्या होता है साइरिंगोमालिया में ये वाला जो एरिया है हमारे पास C2 से लेके T9 तक. ओके फाइन. C2 से लेके T9 तक. फाइन. जाहिर सी बात है हमारे नेक रीजन में कौन से वर्टिब्रा होते हैं, हमारे नेक रीजन में जो है C2 से स्टार्ट होते हैं ना, C2 से स्टार्ट होते हैं, फिर C3. ओके, C4, C5, C6, C5 और C6 हमारे क्या कहते हैं इसको ब्रेकियल प्लेक्सस का जो फॉर एग्जांपल नर्व्स निकलते हैं उसमें से, राइट. C5 C6 हमारे बाइसेप्स को सप्लाई करते हैं. ओके, इसी तरह C6 C7 C8 जो है हमारे ट्राइसेप को सप्लाई करते हैं. ओके फाइन. सो क्या है अब के फॉर एग्जांपल उसके अलावा T1 T2 T3 T4 T5 6 हमारे थोरैक्स रीजन को, हमारे चेस्ट रीजन को वो सप्लाई करते हैं. अंडरस्टूड नाउ. ओके, तो यहाँ पे फाइबर्स, हाँ यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से कहाँ तक डैमेज हो रहा है, C2 से T9 तक. ओके, यूएस फैमिली स्टेप 1 के अंदर यही लिखा है कि C2 से T9 तक डैमेज होता है. ओके, साइरिंगोमाइलिया में. अच्छा, तो ये जो कैविटी बनता है ये वाला कैविटी कहाँ से बनता है, C2 से T9 तक. फाइन. अब ये कैविटी जब इतना बड़ा कैविटी बनेगा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तो जाहिर सी बात है स्पाइनल कॉर्ड को ये डैमेज तो करेगा ना. ओके, अब कैसे डैमेज करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये जो यहाँ पे एक साइरिंग बनता है, राइट, यानी कि ये कैविटी जब बनता है वो इस तरह से एक्सटेंड करता है, राइट, वो इस तरह से एक्सटेंड करता है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. डू यू नो, मैंने आपको बताया था इन द वेरी वेरी प्रीवियस लेक्चर्स कि यहाँ से कुछ फाइबर्स आते हैं हमारे डोर्सल रूट से. ओके फाइन. डोर्सल रूट से आते हैं फाइबर्स विच विल ब्रिंग द सेंसेशंस ऑफ पेन, टच, टेम्परेचर. ओके, that will bring the sensations of pain, touch. Okay, pain, touch and temperature. Understood? Fine. अब यहाँ पे जो है हमारे पेरिफेरल बॉडी से न्यूरॉन्स आते हैं हमारे स्पाइनल कोड के डोर्सल हॉर्न में, राइट. फिर यहाँ पे ये फाइबर्स एंड होते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन. ओके, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो है हमारा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होता है. ओके, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होके वो इस तरह से क्रॉस करता है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे क्रॉस करके लेटरल कॉलम में एंटर होता है, लेटरल कॉलम से फिर ये मूव करता है ऊपर की तरफ टुवर्ड्स द ब्रेन. ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस नॉर्मली. इसी तरह से हमारे राइट साइड ऑफ बॉडी से भी क्या कौन से सेंसेशंस आते हैं, पेन, टच. ओके, पेन, टच एंड टेम्परेचर. अंडरस्टूड. ये सेंसेशंस आते हैं हमारे पेरिफेरी से, हमारे हाथों वगैरह से. ओके, तो ये कहाँ पे आते हैं, ये सेंसेशंस आते हैं हमारे स्पाइनल कोड के अंदर, डोर्सल हॉर्न के अंदर. ओके, यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन खत्म होते हैं, उसके बाद जो है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स स्टार्ट होते हैं. ओके, एंड दैट सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन विल टेक द सेंसेशंस ऑफ पेन, टच, टेम्परेचर टू द ब्रेन. ओके, लेटरल कॉलम में ये एंटर होके उसके बाद ये अपवर्ड मूव करते टुवर्ड्स द ब्रेन. ओके, अंडरस्टूड नाउ. सो दिस इज द एंटीरियर वाइट कमीशर. ओके, ये जो आपको सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन नजर आ रहे हैं जो कि स्पाइनल कोड के अंदर जो क्रॉसिंग कर रहे हैं, these fibers are called as the anterior white commissure fibers. Okay, they are called as anterior white commissure. Okay, anterior white commissure fibers. Understood now? They are called as the anterior white commissure fibers. Okay, fine. अब जाहिर सी बात है जब ये कैविटी एक्सटेंड करेगा, राइट, ये स्पाइनल कैनाल से जब सेंट्रल कैनाल से जब ये कैविटी एक्सटेंड करेगा तो जाहिर सी बात है ये जो फाइबर्स रास्ते में आएंगे इन फाइबर्स को ये कैविटी क्या करेगा, इन फाइबर्स को डैमेज कर देगा. ओके फाइन. जब ये फाइबर्स डैमेज होंगे सो व्हाट क्लिनिकल फीचर्स यू विल सी इन द पेशेंट, दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल, ट्रस्ट मी. पेन, टच, टेम्परेचर लॉस होगा. फाइन, पेशेंट के अंदर पेन, टच, टेम्परेचर फील नहीं होगा पेशेंट को. ओके, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, C2 से लेके T9 तक. ओके, अब इसका मतलब क्या है, लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू. ओके, पेशेंट का जो ये नेक वाला रीजन है, ओके, नेक वाले रीजन में पेशेंट को पेन, टच, टेम्परेचर फील नहीं होता. ओके, अंडरस्टूड नाउ. उसके अलावा ये जो शोल्डर्स है, शोल्डर्स को भी हमारे सर्वाइकल वर्टिब्री के कुछ जो नर्व्स होते हैं, राइट, ब्रेकियल प्लेक्सस के, वो सप्लाई करते हैं. तो पेशेंट को अपने एक तो नेक वाले एरिया में, ओके, उसके अलावा अपने आर्म वाले एरिया में, अंडरस्टूड नाउ. ओके, उसके अलावा अपने फॉर एग्जांपल ये जो उसके आर्म्स होते हैं, हैंड
ओके। यहाँ पे जो है पेशेंट को बिल्कुल पेन टच टेम्परेचर फील नहीं होगा, ओके। इंक्लूडिंग दैट ये जो हमारा चेस्ट वाला रीजन है यहाँ तक, ओके, जहाँ तक T9 सप्लाई कर रहा है वहाँ तक हमें या पेशेंट को पेन टच टेम्परेचर बिल्कुल फील नहीं होता, ओके, पेन टच टेम्परेचर फील नहीं होता, right? And now this type of distribution, obviously this is called as, it is, shawl like, okay, it is shawl like distribution, understood, okay? And including that, the most important thing is ये कि यहाँ से जितने भी फाइबर्स आते हैं ना हमारे डोर्सल रूट से, कुछ और फाइबर्स भी आते हैं ना यहाँ से, आपको पता होगा कि फेसिकुलस ग्रेसिलस जो कि हमारे लोअर लिम्ब से सेंसेशंस को लेके आते हैं, फेसिकुलस ग्रेसिलस, फेसिकुलस क्यूनिएटस, फाइन। तो फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनिएटस कौन से फाइबर्स होते हैं ये लोग, मतलब ये जो फाइबर्स होते हैं हमारे पास कौन से सेंसेशंस को लेके आते हैं? दीज ब्रिंग्स द सेंसेशंस ऑफ फाइन टच, ओके, फाइन टच, उसके अलावा प्रेशर, उसके अलावा है हमारे पास वाइब्रेशन, ओके, एंड प्रोप्रियोसेप्शन, फाइन। सो पेशेंट के अंदर जो है फाइन टच, प्रेशर, उसके अलावा प्रोप्रियोसेप्शन वाले जो सेंसेस है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगे, वो ठीक होंगे, ओके। पेशेंट विल नॉट फील द पेन टच एंड टेम्परेचर, राइट? नाउ दिस टाइप ऑफ द सेंसेशंस, ओके, ये किस में होता है? मोस्टली साइरिंगोमाइलिया में, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड एज द डिसएसोसिएटेड सेंसरी लॉस, ओके। कहाँ पे लिख दो आपके लिए? यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। डिसएसोसिएटेड, राइट, disassociated disassociated sensory loss, fine, disassociated sensory loss। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक तो ये है ना कि यहाँ पे पेशेंट के अंदर जो है क्या होगा, पेशेंट पेन टच और टेम्परेचर को फील नहीं करेगा, ओके। क्यों? क्योंकि एंटीरियर वाइट कमीशन डैमेज हो चुका है। उसके अलावा डोर्सल कॉलम क्योंकि पेशेंट का इंटैक्ट है, सो पेशेंट जो है फील करेगा, किस चीज़ को फील करेगा? फाइन टच को फील करेगा, ओके, फाइन टच। उसके अलावा वाइब्रेशन, ओके, पेशेंट वाइब्रेशन को फील करेगा। उसके अलावा पेशेंट किस चीज़ को फील करेगा? प्रोप्रियोसेप्शन, अंडरस्टूड नाउ? प्रोप्रियोसेप्शन, ओके, फाइन। सो दीज सेंसेशंस आर इंटैक्ट और ये सेंसेशंस पेशेंट के चले जाएंगे। दिस टाइप ऑफ द सेंसरी लॉस इज कॉल्ड एज डिसएसोसिएटेड सेंसरी लॉस, अंडरस्टूड नाउ, ओके। और ये जो मोस्टली होता है कौन से एरियाज में होता है? C2 से लेके T9 तक, ओके, C2 से लेके T9 तक, अंडरस्टूड ना, ओके। और हमारा नेक रीजन उसमें इन्वॉल्व होता है, हमारा चेस्ट रीजन, आर्म रीजन और हमारे हाथ वगैरह, ओके, फाइन। अच्छा, यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, इनके जो जॉइंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड इज द चारकोट जॉइंट। डू यू नो द मीनिंग ऑफ चारकोट जॉइंट? इनमें जो है एक बहुत ही स्पेशल फीचर है। एक तो ये आ गया आपके पास डिसएसोसिएटेड सेंसरी लॉस, ओके। दूसरा एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है इन पेशेंट्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड इज द चारकोट जॉइंट, ओके, चारकोट जॉइंट। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब नॉर्मली जब आप अपने जॉइंट्स को एक्सेसिवली यूज़ करते हो, राइट, अपने हाथों को जब आप एक्सेसिवली यूज़ करते हो तो क्या होता है? दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, ओके, कि जब आप इसको एक्सेसिवली यूज़ करोगे तो पेन होगा ना आपको। पेन होने के बाद फिर आप अपने आर्म को मज़ीद यूज़ नहीं करोगे, आप अपने हाथों का मज़ीद इस्तेमाल नहीं करोगे, ओके। क्यों? क्योंकि आपको पेन जनरेट हो रहा है, फाइन। ज़ाहिर सी बात है, एक जॉइंट का एक लिमिट होता है ना, उसको उसके ऊपर प्रेशर डालने का, उसको उसके साथ काम लेने का, राइट, एक लिमिट होता है। और लिमिट के बाद फिर क्या होता है? जब लिमिट ख़त्म हो जाती है उसके बाद हमें पेन फ़ील होना स्टार्ट होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा एंटीरियर वाइट कमीशन डैमेज हो चुका है, इसीलिए हमें पेन बिल्कुल फ़ील नहीं होता, राइट। तो इनके जॉइंट्स के ऊपर फॉर एग्जांपल जितना भी प्रेशर आता है ना, इनको पता भी नहीं चलता, ओके। इनके जॉइंट्स के ऊपर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ गया ह्यूमरस बोन, ओके, फाइन। और ये नीचे जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास रेडियल रेडियल बोन है, या फॉर एग्जांपल अल्नार बोन, राइट। तो यहाँ पे जॉइंट में ज़ाहिर सी बात है, जब ये लोग यूज़ करेंगे अपने जॉइंट को, ये विल दीज पेशेंट्स विल ओवर यूज़ देयर जॉइंट, ओके। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर विल बी क्रॉनिक डैमेज टू द जॉइंट, ओके। इनका जो जॉइंट है ये डैमेज होता है क्रॉनिकली। क्यों? क्योंकि ये अपने जॉइंट्स को एक्सेसिवली यूज़ करेंगे और इनको पेन फील नहीं होगा, इनको पता भी नहीं चलेगा कि ये अपने जॉइंट्स को एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं। तो देयर विल बी क्रॉनिक डैमेज टू द जॉइंट्स, ओके, क्रॉनिक डैमेज टू द जॉइंट्स, फाइन। एंड दैट इज कॉल्ड एज द चारकोट जॉइंट, ओके, फाइन, दैट इज कॉल्ड इज द चारकोट जॉइंट। और ये जो जॉइंट्स होते हैं मोस्टली कौन से जॉइंट्स होते हैं? लिसन वेरी केयरफुल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, ओके। एक तो है शोल्डर वाले जॉइंट्स, ओके, द फर्स्ट वन इज शोल्डर जॉइंट। द सेकंड वन इज रिस्ट जॉइंट्स। रिस्ट जॉइंट का तो आपको पता है ना, रिस्ट जॉइंट, राइट, कलाई वाला जॉइंट जहाँ पे हम घड़ी पहनते हैं, राइट, रिस्ट जॉइंट। द थर्ड वन इज द एल्बो जॉइंट, ओके, फाइन, एल्बो जॉइंट। द फोर्थ वन इज द फिंगर जॉइंट्स, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है? The first one is the shoulder joint, okay. Second one is the elbow joint. The third one is the wrist joint, and the fourth one is the which one? Finger joints, okay, fine. There are, for example, charcot joint and other diseases also, okay. For example, in the charcot
joint of knee. Let me show you this, okay? Listen very carefully. If you want to write this, you can write it, okay? Fine. Listen very carefully, okay? Most common cause of Charcot joint is syringomyelia, okay, of the upper limb, especially it will occur in the upper limb, right? Uske alawa second most common cause of the Charcot joint, that is the leprosy, and third most common cause of the Charcot joint is syphilis, which occurs in the tabes dorsalis, okay? In the previous few lectures, we discussed about this tabes dorsalis, fine, tabes dorsalis, right? Tabes dorsalis. उसके अलावा ये चीज़ है कि चारकोट जॉइंट ऑफ नी, राइट? चारकोट जॉइंट ऑफ नी जो है, चारकोट जॉइंट अगर आपसे कोई पूछे कि चारकोट जॉइंट ऑफ नी किस में ज़्यादा कॉमन है, सो यू हैव टू टेल देम के टेबीज डोर्सलिस में सबसे मोस्ट कॉमन जो है चारकोट जॉइंट ऑफ नी होता है, राइट? दैट बेसिकली मीन्स कि वो नी को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। उसके अलावा जो है चारकोट जॉइंट ऑफ हिप किस में ज़्यादा कॉमन होता है? पैराप्लेजिया में। चारकोट जॉइंट ऑफ एंकल या तो फिर फुट किस में ज़्यादा कॉमन होता है? दैट इज प्रेजेंट इन द डायबिटीज मेलाइटिस। सो दिस वन ऑब्वियसली यू हैव टू, क्रॉस लगा दिया मैंने, कितना बेवकूफ़। अच्छा, सो दिस वन यू हैव टू रिमेंबर, ओके? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? चारकोट जॉइंट ऑफ एंकल और फुट इज मोस्ट कॉमन इन द डायबिटीज मेलाइटिस, राइट? उसके अलावा है चारकोट जॉइंट साइरिंगोमाइलिया में जो चारकोट जॉइंट होता है, यानी कि जो क्रोनिक माइक्रो डैमेज होता है जॉइंट्स में, वो कौन सा होता है? शोल्डर जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, एल्बो और फिंगर जॉइंट्स के, ओके? फाइन, understood now. So this is about the syringomyelia. In the next lecture obviously I will tell you about the other clinical features. For example, यहाँ से जब ये syringomyelia ऊपर की तरफ मूव करता है inside the medulla, ये क्या करता है? हमारे 9, 10th, 11th, 12th क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई जो होते हैं उनको भी डैमेज करते थे। जब वो डैमेज होंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे, आई विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो।